प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और जो यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, कहाँ यूज़ होती है? वेब डेवलपमेंट। और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा, इसका जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब जहाँ रन होती है, वो ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो अगर डिफाइन किया जाए, अगर पूछा जाए कि जावा स्क्रिप्ट है क्या, तो जावा स्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, या और स्पेसिफिक किया जाए, इज़ यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव, ठीक है। बेसिकली जब इसको बनाया गया था स्टार्टिंग में, तो इसी पर्पज से बनाया गया था कि फ्रंट एंड में जो भी कोडिंग से रिलेटेड या लॉजिक से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? किसी भी वेबसाइट के एक इंजन की तरह काम करती है। किसकी? इंजन की तरह। अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो आप किससे ऐड कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट से। जैसे मान लो कि आपके पास एक कार है, तो उसमें एक इंजन नहीं है, बाकी पूरी कार है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से यूज़र को रिस्पॉन्स नहीं करेगी, चाहे आप रेस कितना ही दबाओ, गियर बदलो, कुछ भी करो, चाबी घुमाओ, क्या चाबी घुमाने से स्टार्ट हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे रेस दबाने से आगे बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरीके से वेबसाइट्स जो होती हैं, HTML CSS की वेबसाइट बनती हैं, वो स्टैटिक होती है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब उनका कंटेंट चेंज नहीं होता है ना, टाइम के अकॉर्डिंग कंटेंट चेंज नहीं होता। और दूसरा, वो कभी भी इंटरेक्शन नहीं करती। जैसे यूज़र ने कुछ भी किया, मान लो कि क्लिक किया कहीं पे भी, ठीक है, रिसाइज किया या कोई भी एक्टिविटी की, तो उसको किसी भी टाइप का कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। जब बनाई गई थी तो इसका पर्पज़ यही था, लेकिन बाद में जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट डेवलप होती गई, तो इसका फील्ड जो है ना, वो काफ़ी बड़ा हो गया। अगर हम आज की बात करें, तो आज जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ हो रही है। जैसे बैकएंड में यूज़ हो रही है एज ए नोड, ठीक है, नोड यूज़र और बैकएंड में वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। और कुछ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क की हेल्प से वो मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाई जा रही हैं, जैसे रिएक्ट नेटिव है, पूरा का पूरा UI बनाया जा रहा है वेब का, जैसे रिएक्ट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, वो डेस्कटॉप वगैरह पे काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो स्मार्ट वॉचेज आती हैं, उनके OS और एप्लीकेशंस बनाने का काम में आता है। इवन ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट आज की तारीख में काम नहीं आती। तो चाहे आप कोई से भी डेवलपर हो, ठीक है, XYZ, आप पाइथन डेवलप करो, जावा डेवलप करो, जावास्क्रिप्ट इसेंशियल स्किल है, आपको आनी ही चाहिए। और जावास्क्रिप्ट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अप्रोक्सीमेट 97% वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करती हैं। और लैंग्वेजेस का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। बैकएंड में चाहो तो जावा की जगह पाइथन यूज़ कर लो, पाइथन की जगह नोड यूज़ कर लो, नोड नहीं चाहो तो PHP यूज़ कर लो। पर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज़ होती है और वही यूज़ होगी, और उसका कोई भी अल्टरनेटिव ना है और शायद ना होगा कभी, है ना। ये तो रहा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अब यूज़ केसेस की बात आपको पता है, सब जगह यूज़ होती है। आप चाहे उसे बैकएंड में यूज़ करो एज ए नोड, ठीक है, नोड है, डीनो है, बन है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। UI बनाने के काम में लो, एक लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जैसे रिएक्ट है, व्यू है, एंगुलर है। मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो ऐप्स हैं, रिएक्ट नेटिव वगैरह, तो वो दोनों बना देती हैं, एंड्रॉयड iOS दोनों की एप्लीकेशंस एक साथ बना देती हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में भी यूज़ होता है, और फ़ायदा भी है मशीन लर्निंग में यूज़ करने में, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो उसका ये है कि सिस्टम इंटेंसिव जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो आप इससे नहीं बना सकते, ठीक है। जो हाईली सिस्टम रिलायबल से, जैसे कर्नेल वगैरह हो गए, OS के कंपोनेंट हो गए, वो नहीं बना सकते आप इससे, ठीक है, क्योंकि ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है ना उस मामले में, ठीक। समझ में आया जावास्क्रिप्ट है क्या?
जावास्क्रिप्ट की यूज़ की जाती है, सिंपल वो है कि आप कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो वेबसाइट के अंदर तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे। हाँ, इसके बाद हमें आएगी ना, सबसे पहली चीज़ कि किसी भी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। इम्प्लीमेंट का मतलब है जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट को लगाएंगे कैसे, ठीक है। क्योंकि मेन काम तो क्या है, मेन काम तो वेबसाइट में लगाने का उसको, तो कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप वेबसाइट के अंदर ही लिख दो, ठीक है, वो तो हो गया इन पेज। अब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो वो वेबसाइट के अंदर ही लिख दो। दूसरा ये है कि आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ, जैसे हमने CSS की फाइल बनाई थी, बस यहाँ एक्सटेंशन जो है वो क्या होगा .js, ठीक है, और उसको उसके बाद उसमें लिंक कर दो, ठीक है। दोनों तरीके देख लेते हैं। पहला है इन पेज। तो इन पेज जब भी आप यूज़ करोगे तो एक चीज़ हर बार आपको कंसीडर करनी है कि आप स्क्रिप्ट टैग लगाओगे ना, और वो स्क्रिप्ट टैग होना चाहिए बॉडी में सबसे लास्ट में। आप कहीं भी लगा सकते हो, ये इश्यू नहीं है कि आप कहाँ लगा रहे हो, ठीक है, काम सब जगह करेगी, लेकिन आपको लगाना कहाँ है, सबसे लास्ट में, जहाँ पूरा आपका HTML का कंटेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद स्क्रिप्ट लगाना। उसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो HTML जो लोड होती है, ठीक है, वो टॉप टू बॉटम होती है। अगर आपने कहीं भी स्क्रिप्ट को बीच में लगाया या फिर ऊपर लगाया और स्क्रिप्ट में कोई ऐसी आपने लाइन लिखी हुई है जिसमें HTML का कोई कंटेंट उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको चाहिए, और वो स्क्रिप्ट के नीचे है, तो वो कंटेंट लोड होगा नहीं जब तक, और वो स्क्रिप्ट चल जाएगी, तो आपका जो कोड है वो अटक जाएगा, ठीक है। मतलब उसको जो कंटेंट चाहिए वो अवेलेबल तो है वेब पेज में, लेकिन वेब पेज ही लोड नहीं हुआ पूरा। इस वजह से हमेशा याद रखना कि जब भी इसको लगाओ स्क्रिप्ट को तो सबसे लास्ट में, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करो। क्या करो? एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सटेंशन क्या होगा उसका .js। जैसे मैंने index.js की फाइल बनाई। अब यहाँ आप कोड लिखो, ठीक है, जो भी कोड आपको लिखना है, जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग है वो लिखो, कंप्लीट करो। उसके बाद आप इसको यहाँ लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिंक करने के लिए सेम स्क्रिप्ट टैग ही यूज़ होता है, बट इस बार स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक src एट्रीब्यूट होता है। और src का मतलब क्या है? src का बेसिकली मतलब होता है सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब कि आप एड्रेस प्रोवाइड कराओगे src का, कि ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ से उठानी है, ठीक है। जैसे इमेज में होता था src होता था ना, वहाँ src के अंदर हम क्या रखते थे? पाथ या एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ भी हम स्क्रिप्ट के अंदर क्या रखेंगे? पाथ, बस इतना। अब जैसे यहाँ रिलेटिव पाथ यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है ये फाइल कहीं CDN पे अवेलेबल हो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जैसे बूटस्ट्रैप की थी, ध्यान है हमने बूटस्ट्रैप की फाइल अप्लाई करी थी नीचे अगर लगाने की, तो वहाँ से भी पाथ उठा सकते हो। वो एब्सोल्यूट पाथ हो गया, ये रिलेटिव पाथ हो गया ना। तो हम रिलेटिव पाथ यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल आप फाइल का नाम लिख सकते हो, ये हो गया। और आप दोनों तरीके से, या तो मैं कोड यहाँ लिखूँ स्क्रिप्ट के अंदर या फिर मैं इस फाइल में, दोनों तरीके आपके काम करेंगे। जैसे एक तरीका देख लेते हैं। एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो नहीं है ये फंक्शन, ये बेसिकली ब्राउज़र का फंक्शन है। तो इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा ना तो वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। कंसोल क्या होता है? एक टूल है, डेवलपर टूल है ना। जब भी आप वेबसाइट खोलोगे और उसको इंस्पेक्ट करोगे तो वहाँ आपको कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और वो एक डेवलपर टूल है जो काम आता है मोस्टली डिबगिंग के लिए, है ना। मतलब अगर आपके कोड में कोई एरर्स है, ठीक है, कुछ फिक्स करना है, तो उसके काम आता है कंसोल। और
यहाँ मैंने जैसे लिखा हेलो, ठीक। तो ये कोड पेज के किस में दिखेगा, कंसोल। और कंसोल कैसे खोलते हैं, यहाँ से आप इंस्पेक्ट करो और एलिमेंट्स के बगल में, हो सकता है किसी और ब्राउज़र में थोड़ा आगे पीछे क्रम हो इनका, बट मिलेगा यही। तो ये रहा, तो जो हमने कंसोल के अंदर प्रिंट कराया था वो यहाँ अवेलेबल है। तो ये समझ में आया कि अब हमारा जो कोड है हम लिख सकते हैं, या तो हम इस स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं। अब दोनों में से कोई सी जगह लिख सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग की कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से, जैसे डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स है, ठीक है, कंडीशंस है, लूप है, और ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हर लैंग्वेज में होते हैं ऑलमोस्ट। डेटा टाइप के ये सारे जो फंक्शनैलिटीज़ या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट्स सब में होते हैं, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कम से कम किसी ना किसी लैंग्वेज में कभी ना कभी पढ़े होंगे, है ना, ठीक है। जैसे डेटा टाइप हो गया तो सब ने पढ़े होंगे, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे, पर ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे जैसे हम कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इसका सिंटेक्स कैसा होता है। नॉर्मल जैसे हम सिंटेक्स लिखते हैं वैसा ही इसका सिंटेक्स होता है, बट इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसको कोई वैल्यू दी, तो लास्ट में सेमी कॉलन्स लगाना ऑप्शनल है। क्या है, सेमी कॉलन्स ऑप्शनल है। आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ, ठीक है। सेमी कॉलन बेसिकली टर्मिनेटर होता है, सेमी कॉलन का मतलब है एंड ऑफ लाइन, ठीक है, कि यहाँ हमारा जो कोड की लाइन थी वो इसका एंड हो गया ना। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स लिखे जाते हैं। कमेंट्स किस काम आते हैं, हाँ, कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ कोड के बारे में डिस्क्राइब करनी हो या बतानी हो तो क्या यूज़ करते हैं, कमेंट। जैसे सी में कमेंट होते हैं वैसे ही इसके अंदर कमेंट होते हैं, ठीक है। तो आप डबल स्लैश लगाओ और सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो इस तरीके से, ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, स्लैश स्टार, और फिर आपको जैसे मल्टी लाइन लिखना है वैसे आप लिखो जो भी आपको कमेंट है, और फिर उसके बाद में आप इसको क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के लिए उल्टा स्टार स्लैश, जैसे सी में लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। और इसका सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है सी से ना, कुछ अलग नहीं है। जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। किसी का मैसेज आया क्या, ये चीज़ समझ में आई। अब ये मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि सेमी कॉलन्स जो है वो ऑप्शनल है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। पर अच्छी प्रैक्टिस ये है कोडिंग की कि आप लगाओ हमेशा, है ना। उसके बाद बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल होता क्या है, हाँ, और डिटेल में जाएं तो जैसे हमारी मेमोरी होती है, ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉक्स में होती है मेमोरी, जैसे 1 बाइट के हो गए, 4 बाइट के हो गए, बिट के हो गए, ठीक है, इस हिसाब से। तो वहाँ कहीं ना कहीं मेमोरी सेव होगी भाई, कुछ आप डालोगे तो बाइनरी फॉर्मेट में वहाँ जाके सेव होगा। तो जब वो सेव होगा उसके बाद उसको तो हम याद नहीं रख सकते उसका मेमोरी एड्रेस, ठीक है। मान लो हमें पता है कि मेमोरी में कहाँ सेव है,
लेकिन वो तो हम याद नहीं रख सकते ना, क्योंकि उसका जो होता है वो तो हेक्साडेसिमल में होता है हर एक मेमोरी का एड्रेस, और वो अपने आप ओएस मैनेज करता है उसको, ठीक है, या प्रोग्रामिंग जो है वो मैनेज करती है जो भी आप काम कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक, क्या देते हैं, नाम। तो वो नाम ही वेरिएबल होता है जो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा होता है, ठीक है, कि इस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है, वहाँ क्या है, वो कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इतना उसमें बात नहीं करेंगे, सिंपली बात करी जाए तो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू, ठीक। और वेरिएबल बेसिकली एक नाम होता है, जैसे मान लो कोई डब्बा है, उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया, और जो भी उस डब्बे के अंदर स्टोर्ड है वो हमारी वैल्यू है, और जो वैल्यू होती है वो किसी ना किसी डेटा टाइप की होती है, किसकी होती है, किसी ना किसी डेटा टाइप की। और डेटा टाइप जो होता है वो हमारे पास दो हैं। कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप? दो। हाँ, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, या प्रिमिटिव या डराइव्ड, प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप, ठीक है। तो इनकी सब की बात करेंगे। फिलहाल हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि वेरिएबल बनाया कैसे जाता है। और बनाने को कोडिंग में डिक्लेरेशन बोलते हैं। जब भी आप बता रहे हो कि यहाँ मान लो कि आप डब्बा खरीद के लाए, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल एक डब्बा तो है, तो आपको जब भी आप एग्जिस्टेंस बताओगे कि ये चीज़ हमारे पास है, चाहे उसके अंदर वैल्यू हो चाहे ना हो, उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। तो सबसे पहली चीज़ कि किसी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है कीवर्ड। कीवर्ड 3 है इसके पास किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वार, लेट और कॉन्स्ट। कौन कौन से? वार, लेट और कॉन्स्ट। जैसे बात करें तो सबसे पहले तो आएगा एक कीवर्ड, फिक्स है, इन्हीं से आप डिक्लेयर कर सकते हो और किसी से डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक कीवर्ड आएगा और फिर आएगा वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल नेम। उसके बाद आप वैल्यू देना चाहो तो दो, नहीं तो मत दो। हमारा काम हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। कीवर्ड कौन कौन से हैं? वर, लेट, वार, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दो। तो तीनों में डिफरेंस है, वार में, लेट में और कॉन्स्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में कि इनमें डिफरेंस है क्या। फिलहाल मैं जो भी यूज़ करूँगा वो लेट यूज़ करूँगा, ठीक है, या फिर वार यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं जनरली लेट यूज़ करता हूँ, तो आप भी कोशिश करना कि लेट ही यूज़ करो। चलो, तो ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन। जैसे मैंने लिखा लेट, तो ये क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ? ए, ठीक। तो अब जब हम वेरिएबल लिख रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल लिखने के लिए हमारे पास जो नाम बना है उसके कुछ रूल्स हैं। तो उनको क्या है? नेमिंग रूल्स बोलते हैं या आइडेंटिफायर रूल्स बोलते हैं। हर एक चीज़ जिसको आप कोई नाम देते हो बेसिकली वो एक आइडेंटिफायर होता है। आप किसी भी, जैसे फंक्शन है तो उसका भी एक आइडेंटिफायर होगा, नेम होगा, जैसे वेरिएबल है उसका भी है। तो इन सबको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब भी आप नाम बनाते हो तो उसको क्या है? रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या है? सेम है लगभग जो हमने सी में पढ़े हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं ना? वेरिएबल नेमिंग रूल्स, ठीक है। दो चार रूल्स हैं, देख लेते हैं। तो सी में किसी ने रूल्स पढ़े हैं? हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि किसी भी नाम में क्या क्या आ सकता है,
तो यहाँ क्या है, ठीक है, इट कैन कंटेन, पहली चीज़ कि वो क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। देखो अल्फ़ाबेट आ सकता है। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, अल्फ़ाबेट। उसके बाद हमारे पास है नंबर्स, तो इसके नाम में नंबर्स भी आ सकते हैं। या नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 to 9। उसके अलावा आ सकता है अंडरस्कोर, और आ सकता है डॉलर। क्या आ सकता है, डॉलर। ये 4 चीज़ें ही आ सकती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। अब जैसे कुछ और में क्या है, स्पेस अलाउड नहीं है, कोई और स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे आपको सिंपल बनाना है आप बना सकते हो, लेट ए 5 वेरिएबल हो गया। इसमें 2 चीज़ें, एक अल्फ़ाबेट है और एक नंबर है। इसके बाद हम बात करें कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, कांट स्टार्ट विद नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे मैंने ऊपर लिखा A5, बट मैं 5A नहीं लिख सकता। जैसे लेट 5A, तो यहाँ अपने आप एरर आ जाएगी। क्या एरर है, कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, ठीक है। ये अलाउ नहीं है कि आप नंबर से स्टार्ट करो, बाकी किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन से रूल हैं। एक रूल ये है कि जो आइडेंटिफायर है उसमें आप रिजर्व कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, हाँ, बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्पेसिफिक टास्क, ऑपरेशन या काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 का यूज़ क्या है, लूप के लिए। वाइल हो गया, इसका यूज़ क्या है, लेट हो गया, इसका काम क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। काफ़ी सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम देखते जाएंगे, ठीक है। रिजर्व सारे कीवर्ड हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है। अब लेट का स्पेशल मीनिंग है ना, मैंने कब बोला डेटा टाइप काम कर रहा है, नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ जो है वो हम किसी भी रिजर्व कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते ना। आप वेरिएबल बना सकते हो, अभी हमने मान लो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया या बना दिया। अब दूसरी चीज़ आती है, इसके अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो जो भी वैल्यू सेव होगी उसका कोई ना कोई टाइप होगा जिसको बेसिकली हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं जिनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। चलो देख लेते हैं। डेटा टाइप्स, primitive and non primitive। ठीक है, या इनको रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस टाइप, या फिर इनको डेराइव्ड भी बोलते हैं। मतलब क्या है प्रिमिटिव का, क्या मतलब होता है प्रिमिटिव का, प्रीडिफाइंड है कंप्यूटर के अंदर, उसकी साइज और सब कुछ हाँ। यूजर चेंज नहीं कर सकते उसकी साइज। कह सकते हो। तो प्रिमिटिव वो आते हैं जो बेसिकली किसी और चीज़ से नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। उनका खुद का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और सेव करने की मैकेनिज्म होती है। वो सारी चीज़ें उनकी फिक्स होती है, कोई और चीज़ से उसे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव में आती है, और नॉन प्रिमिटिव है डेराइव्ड, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नंबर। क्या है? नंबर। अब देखो नंबर में दोनों चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो इंटीजर और एक फ्लोट, दोनों आती हैं इसमें, क्योंकि इसमें अलग अलग नहीं है। जैसे सी में होता है ना, इंटीजर अलग है, फ्लोट अलग है, तो इसमें दोनों कंबाइन होते हैं। इंटीजर का मतलब होता है क्या मतलब होता है इंटीजर का? हाँ, पॉइंट ना हो, मतलब होल नंबर्स, पूर्णांक जो होते हैं ना, वो किस में आते हैं? इंटीजर में। और ऐसे ही फ्लोट क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो डेसिमल के साथ है, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर। तो इसके अंदर इंटीजर और दोनों ही शामिल है, एंड फ्लोट्स। एक मिनट ये पढ़ लो, ठीक है। नंबर के एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं? लेट, अब हम a बना चुके हैं ऊपर और a5 बना चुके हैं, तो एक वेरिएबल का जो नाम है वो एक ही बार बनेगा ना, दोबारा नहीं यूज होगा। तो जैसे अब मैंने बनाया b नाम से, और यहाँ मैंने दिया इसकी वैल्यू 45। b बना चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ c बना देता हूँ। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया c नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू सेव की है जिसका टाइप क्या है? क्या है? नंबर, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें, ये डायनेमिकली टाइप्ड, ठीक है, या लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आपको डिक्लेयर करते टाइम नहीं बताना होता कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी या कौन सा डेटा टाइप सेव होगा। तो जैसे मैंने लेट सी लगाया, तो लेट सी केवल ये बताता है कि सी नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी ये वो डिसाइड नहीं करता, ठीक है। वो सारी चीज़ रन टाइम में आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इसके अंदर नंबर सेव किया हुआ है, मैं बाद में चाहूँ तो स्ट्रिंग भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लूजली टाइप या डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, आप कभी भी उसका टाइप चेंज कर सकते हो। जो भी डेटा टाइप है वेरिएबल के अंदर सेव है, उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, नंबर। अब नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, डी इक्वल्स टू, मान लो अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखना है तो 46.7, ठीक है। तो ये क्या है? एक फ्लोट, ठीक। बाकी ये सारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में बाद में। फिलहाल आप ये समझ लो कि डेटा है क्या। अच्छा, तो यहाँ एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ। क्या है? टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ बताता है बेसिकली कि ये डेटा टाइप कौन सा है, ठीक। तो ये console.log हमें कंसोल में प्रिंट कराएगा। टाइप ऑफ जो है वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या है। क्लियर? यहाँ हमारा पेज है, यहाँ हम देखते हैं टाइप ऑफ ने क्या प्रिंट कराया हुआ है नीचे, नंबर। और ये वाली जो लाइन है वो किससे आ रही है? ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है ये स्क्रिप्ट से आ रही है जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, इससे तो इसको कमेंट कर देंगे यहाँ। और ये लाइव सर्वर तो सबने वो कर रखा है ना। बाकी बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो डेटा टाइप हमारा कौन सा है? स्ट्रिंग। कौन सा? स्ट्रिंग।
तो स्ट्रिंग क्या होता है? क्या होता है स्ट्रिंग? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, बेसिकली ये क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? सिंबल्स जो होते हैं ए बी सी डी कुछ भी आते हैं। कैरेक्टर से बेसिक मीनिंग है किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी उसमें कोई भी सिंबल अल्फ़ाबेट जो भी यूज़ किया गया है वो क्या है? कैरेक्टर। अब आपको कीबोर्ड पे जो भी दिख रहा है वो सब कैरेक्टर है, ठीक है? और नहीं भी दिख रहा वो भी कैरेक्टर्स है। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते, फिर वो भी क्या है? कैरेक्टर्स। तो उनका जो कलेक्शन है या कॉम्बिनेशन है वो क्या है? स्ट्रिंग। अगर सिंपल कहा जाए तो नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट पता है ना सबको, तो वो क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है? नॉर्मल टेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रिंग कैन बी रिटर्न, वहाँ से कुर्सियाँ ले लो, एक कुर्सी और यहाँ से ये ले लो, दो बैग नीचे रख दो उधर साइड में, ये ले लो कुर्सी। स्ट्रिंग कैन बी रिटर्न इन सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है? या तो आप इसको सिंगल कोट्स में लिख सकते हो या डबल कोट्स में लिख सकते हो, ठीक है? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख सकते हो। एक और तरीका है बेसिकली लिटरल स्ट्रिंग लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, वो भी तरीका है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे जब एक्चुअल में स्ट्रिंग्स पढ़ रहे होंगे। फिलहाल हम दो तरीके देखते हैं, कौन कौन से? डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कैसे लिखते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू, अब सिंगल कोट्स में आपने लिखा कोई नाम, ठीक है? जैसे राहुल, और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ना सिंगल कोट्स में लिखो चाहे डबल कोट्स में लिखो, ठीक है? तो अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो क्या आएगा? टाइप ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आया? अगर नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिखना हो, कोई वर्ड लिखना हो, कोई लाइन लिखनी हो तो क्या यूज़ करोगे? ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो है बूलियन। क्या है? बूलियन। तो बूलियन क्या होता है? बूलियन बेसिकली एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट जैसे ये फैन है तो इसकी दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो चालू है या बंद है, इसके अलावा कोई हो सकती है क्या? स्विच की दो ही स्टेट हो सकती हैं, कौन कौन सी? ऑन या ऑफ, ठीक है? तो बूलियन क्या करता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए दो वर्ड्स यूज करता है, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। तो ट्रू का मीनिंग क्या है? ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू बेसिकली जो भी स्टेट है वो पॉजिटिव है, मींस कि वो रनिंग में है। जैसे फैन की बात करूं, फैन के लिए ट्रू स्टेट का मतलब चल रहा है, स्विच के लिए ट्रू स्टेट का मतलब ऑन है, ठीक है? जो भी पॉजिटिव स्टेट होगी वो ट्रू, और जो नेगेटिव या फिर फॉल्सी स्टेट वो क्या होगी? फॉल्स। तो बूलियन जो है वो ये है, बस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये काम भी आता है कई चीज़ों को कंपेयर करने के कंडीशंस में, काफ़ी सारी जगह यूज़ भी आता है। तो ये जो है आपको बहुत बार मिलेगा।
इससे आगे देखते हैं जी इक्वल्स टू ट्रू, क्या हो गया, या आप फॉल्स भी सेव कर सकते हो, लेट एफ एच इक्वल्स टू। अगर आपको वैल्यूज़ प्रिंट करानी है तो आप कंसोल डॉट लॉग यूज़ करो, और हम कंसोल में इसका रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे मेरे को जी को प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली जी प्रिंट हो जाएगा। उसके साथ साथ इसका टाइप भी प्रिंट कराना है तो टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करो, टाइप ऑफ जी। देखो जी की वैल्यू क्या है, राहुल, और इसका टाइप क्या है, बूलियन। क्लियर है? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा देखते हैं, ये बेसिकली बिग इंट है। क्या है? बिग इंट। बिग इंट क्या होता है? एक बड़ा इंटीजर। कितना बड़ा इंटीजर, ठीक है। जनरली इसमें कुछ वैल्यूज़ तक ही सपोर्ट करता है ना, नंबर जो है वो कुछ डिजिट्स तक ही नंबर सेव कर सकता है, उससे ज़्यादा सेव नहीं होता उसमें। तो अगर आपको बहुत बड़ा डिजिट के साथ काम करना है, नंबर्स के साथ काम करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? बिग इंट। तो बिग इंट इस्तेमाल होता है बड़े नंबर्स के लिए। तो बिग इंट है तो एक इंटीजर ही, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस इंटीजर है। जैसे ये नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बिग इंट में, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखोगे क्या आ रहा है, देखो इसने पहले ही बोल दिया, न्यूमेरिक लिटरल्स with absolute value equal to 2 की पावर 53 और greater are too large to represent accurately as integer। तो ये इसको सेव नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिकली सेव तो कर लेगा बट एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसके आगे n लगा दो, क्या लगा दो? n लगाते क्या बन जाएगा ये? बिग इंट। तो इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप क्या बता रहा है? टाइप ऑफ आई है ना, टाइप ऑफ आई। टाइप ऑफ आई क्या होना चाहिए? बिग इंट। और ये इंटीजर ही सेव करता है, फ्लोट लोड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अपना सिंबल। क्या है? सिंबल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेटा टाइप है। क्या है? कंफ्यूजिंग, और यूज़ भी नहीं आता। अगर आप देखोगे कि सिंबल है क्या, तो यूज़ भी नहीं आएगा सिंबल आपको कहीं भी। बेसिकली सिंबल क्या करता है? यूनिक कैरेक्टर क्रिएट कर देता है। तो कई बार हमें क्या होता है कि एक ही की के अंदर कई सारी कीज जनरेट करनी होती है वहाँ, जैसे आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हो वहाँ, उस जगह आप सिंबल का यूज़ करते हो। तो सिंबल हर बार एक यूनिक कैरेक्टर या यूनिक आइडेंटिटी रिटर्न करता है। फिर कहूँगा सिंबल यूजेबल नहीं है, ये अभी ऐड किया गया है, ठीक। सिंबल, जैसे आपको कुछ सिंबल बनाना है तो आपने बनाया सिंबल 1 इज टू, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो है ये, तो वो आता है इसमें सिंबल में, ये नहीं आएगा, वो आएगा। और यहाँ आप कोई भी स्ट्रिंग दे दो, जैसे मैंने दिया ए, ठीक। जब ये दिया ना, तो इसने एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट कर दिया, सिंबल। इसका क्या है? सिंबल ये है। अब इसको एक चीज़ देखते हैं, जैसे अगर मैं दोबारा इसको क्रिएट करूँगा तो दोबारा ये सेम चीज़ क्रिएट नहीं करेगा, दोबारा मैं दूसरा क्रिएट करूँगा, और जो दोनों अलग अलग होंगे। एज एन एग्जाम्पल मैंने ए की के साथ ही, ए के साथ स्ट्रिंग के साथ ही वापस से क्या क्रिएट किया?
सिंबल। तो याद रखना दीज टूज आर डिफरेंट। कौन कौन से? सिंबल 1 और सिंबल 2 डिफरेंट है। अगर आप देखना भी चाहोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा सिंबल 1 इक्वस टू सिंबल फॉल्स। मतलब ये दोनों क्या है? अलग अलग। ठीक है सर, ये ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है। ऑब्जेक्ट की कीज। ऑब्जेक्ट की कीज मुझे तो आज तक इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि अभी ऐड हुआ ये, इससे पहले भी काम होता था। पता नहीं क्यों यूज़ किया है, जनरल कोई मेरे को दिखा नहीं इसका यूज़ तो हाईली नीडेड हो। ठीक। सर वैल्यूज ओवरराइट होती है इसमें, जैसे अगर ऊपर a इज इक्वल टू 20 लिख दिया था और फिर नीचे भी a इज इक्वल टू 40 किया तो प्रिंट सबसे लेटेस्ट वाली वैल्यू। तो कोड जहाँ चल रहा होगा वहाँ की वैल्यू प्रिंट होगी। लाइन के बीच में जो लाइन लिखी हुई है वो तो ऊपर वाला लेंगे, उसके नीचे जो लिखी हुई है वो नीचे उसके नीचे वाला लेंगे। तो सीक्वेंस याद रखो, टॉप टू बॉटम कोड रीड होता है। तो जहाँ जो लाइन रीड कर रही है उसके ऊपर क्या वैल्यू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है, ये दो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, सही पूछो तो। एक तो है अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड डेटा टाइप क्यों है, क्या रीज़न है, ये तो पता नहीं है, बट इसका जो सबसे लॉजिकल वो ये है कि जब किसी को वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, उसको क्या मान के चलता है? अनडिफाइंड, कि अभी इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है किसी वैल्यू पर। इसका यूजेस मैंने काफ़ी जगह देखा है, जैसे जावा स्क्रिप्ट डायनेमिकली काम करती है, तो वो क्या है कि एरर को अवॉइड करने के लिए अनडिफाइन दे देती है वैल्यू। तो जहाँ अनडिफाइन होता है वहाँ बेसिकली ऐसा नहीं कह सकते कि आप वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बट वो डिफाइंड नहीं। जैसे फंक्शन पैरामीटर्स हैं, अगर आप पास नहीं करते खुद की तरफ से कुछ, तो ये क्या कर देता है, उसको अनडिफाइंड पास कर देता है। समझ रहे हो? तो कई जगह इसका यूजेस काफ़ी अच्छा है, पर मतलब इसका कुछ भी नहीं है। अनडिफाइंड when variable is not initialized। ठीक, जब वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया गया। इनिशियलाइज का मतलब है अभी तक उसको कोई भी वैल्यू दी नहीं हुई है, और असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप उसको वैल्यू दे रहे हो। असाइन तो कभी भी किया जा सकता है, रीअसाइन किया जा सकता है। मैं एक बार वैल्यू दे दी, दोबारा दे दी। इनिशियलाइज का मतलब है स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है ना, वो आपने नहीं दी अभी तक, स्टार्टिंग में कोई वैल्यू उसको नहीं दी है। बात करते हैं जे इज टू, आप ऐसे लिखोगे ना तो भी अनडिफाइंड ही है, और आप स्पेसिफिकली अनडिफाइंड लिखोगे तो भी अनडिफाइंड ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो अनडिफाइंड। ठीक, क्या? हाँ, नल की बात करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, तो ये आप अनडिफाइंड बता सकते हो उसको, है ना। दो तरीके, नई वैल्यू दोगे तो ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगी, और अगर खुद से लिखना चाहोगे तो अनडिफाइंड भी लिख सकते हो। तो जैसे आप चेक करोगे टाइप ऑफ जे, टाइप ऑफ जे क्या है? अनडिफाइंड। नेक्स्ट जो वेरिएबल या डेटा टाइप है वो कौन सा है? नल।
नल बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस कहीं अनडिफाइंड ना आए उसके लिए है। मतलब अनडिफाइंड का मतलब होता है कि अभी उसको कोई वैल्यू दी ही नहीं गई है, आप उससे बात ही नहीं करी, मतलब जो भी वेरिएबल था, जो भी था, आपने उसको अभी तक छेड़ा ही नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू उसको प्रोवाइड नहीं की गई है। अब वापस से बात करते हैं कि नल क्या है। नल बस इतना सा है कि वो वेरिएबल अनडिफाइंड नहीं देगा, मतलब हमने उसको डिफाइन किया है, कुछ वैल्यू दी है, पर जो वैल्यू दी है ना वो कुछ भी नहीं है, मतलब नल है। तो ये क्या है? नल। नल का भी यूज़ कई जगह आता है, और मोस्टली जब नल का यूज़ आता है तो वो आता है ऑफलोड करने के लिए, मतलब बेसिकली वेरिएबल्स जो है उनको पहले से कुछ वैल्यू दी हुई है, तो आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू हट जाए तो आप नल करोगे, ठीक है। अनडिफाइंड के केस में कई बार कोड में एरर आती है, लेकिन ये नल को दूसरे तरीके से ट्रीट करता है बजाय अनडिफाइंड के, ठीक है। चलो नल देख लेते हैं। तो आप स्पेसिफिकली नल दे रहे हो, तो ये आप लिख सकते हो नल। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब भी जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी, ठीक है, तो उससे जानबूझ के किया या फिर बाय मिस्टेक हुआ, ये नल का जो डेटा टाइप आप चेक करोगे ना, तो ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई सोच रहा हो ना कि क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है और इसका डेटा टाइप नल है, बट अगर आप चेक करोगे तो ये बताएगा ऑब्जेक्ट। और ये एक एरर है, जब बनाई थी जिसने उससे एरर हुई होगी, बाकी किसी ने इसको वापस ठीक नहीं किया। अब लिगेसी समझ के कर दिया होगा भाई ठीक है, जो हो गई जो हो गई, रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हकीकत बात तो ये है, बट ये है इसके अंदर। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नल, अगर ये कोड लिखा हुआ है तो क्या आएगा, तो वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए, ठीक। हम एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे इनको। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5 मिनट लो और आप सब ये सारे डेटा टाइप्स अपने फाइल, रेफरेंस टाइप या डेराइव या नॉन प्रिमिटिव, इसमें आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट्स। चलो देखते हैं, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। क्या है? ऑब्जेक्ट इज collection of key value ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? की वैल्यू पेयर का कलेक्शन है ना। अब इसमें कैसे सेव किया जाता है, पहले आप ये याद रखो, लेट, आप जो भी डिक्लेयर करते हो नॉर्मल डिक्लेयर करोगे वेरिएबल, और उसके बाद में आपने कोई नाम दिया, मैंने ओबीजे नाम दिया या पर्सन नाम दे देते हैं, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, पर्सन इजकस टू, फिर उसके बाद में आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। क्या यूज़ करने हैं? करली ब्रैकेट्स। तो आपको की लिखनी है, और की मस्ट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूल्स हम पढ़ चुके, जो नेमिंग रूल्स थे वही फॉलो करने हैं आपको ना। बट की जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? स्ट्रिंग भी हो सकती है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो जो चाहो, ठीक है। जैसे मैंने यूज़ किया फर्स्ट नेम। वैसे आप स्पेस नहीं देना चाहिए कभी भी इसमें, आप की को एज ए स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम पावर, ठीक है। और इसके आगे वैल्यू, वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और फंक्शन, ठीक है।
लास्ट नेम हमने ये लिखा था, क्या लिख देता हूँ, की कैन बी स्ट्रिंग, वैसे तो खैर स्ट्रिंग वाला गलत ही बता दिया मैंने, स्ट्रिंग और वैलिड आइडेंटिटी, क्लियर। इसको हटाइए कि टॉपिक यही स्ट्रिंग का उसका हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको हटा दो, हम फिलहाल स्ट्रिंग वाला नहीं देख रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट जब पढ़ेंगे ना उस टाइम इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ फिर मैं सारे मेथड्स बताने लग जाऊँगा इसके, तो फिर ये टॉपिक और लंबा चला जाएगा, ठीक है। की जो है वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए और वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, ठीक है। वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। अब बात करें इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट और फंक्शन, कोई फंक्शन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर्सन की डिटेल सेव की, तो लास्ट नेम किया, फर्स्ट नेम किया, बट मैं क्या चाह रहा हूँ एज भी कर लेता हूँ, एज जैसे 45, ठीक है। चलो उसके आगे मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूँ और एक ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट कैन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जैसे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर दिया, फिर उसके बाद में हम दे सकते हैं अपना एड्रेस दे सकते हैं, ये रहा ना। उसके बाद में मैंने फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन आप नॉर्मली भी डिफाइन कर सकते हो या फिर आप एक आइडेंटिफायर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फंक्शन। और अभी फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, बस देख लो नाम रख फुल। ये फंक्शन है और अनोनिमस फंक्शन हम यहाँ इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न, अब जैसे दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इन सब की बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि इसके अंदर कुछ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। दिस डॉट, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे कि दिस क्या है और ये फंक्शन कैसे बनता है, ये फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जब कोई इसके अंदर से किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप डॉट नोटेशन या फिर स्क्वायर नोटेशन, दो नोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम डॉट नोटेशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी हो तो कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है, डॉट से। और यहाँ बात करते हैं जैसे मुझे कोई चीज़ इसके अंदर से प्रिंट करानी है तो पर्सन डॉट की का नाम फर्स्ट नेम, यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट नेम की वैल्यू। क्या है फर्स्ट नेम की वैल्यू, पवन, पवन ही है ना फर्स्ट नेम की वैल्यू। तो यहाँ आप देखोगे कि फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, पवन, क्लियर। इस तरीके से मान लो आपको कोई और चीज़ एक्सेस करनी है, तो जैसे मान लो आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो पहले तो आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर डॉट लगाया। अब आप इस डॉट से इस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब इसके अंदर से भी कोई चीज़ यूज़ करनी है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ, दोबारा डॉट चाहिएगा ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरे ऑब्जेक्ट तीसरा हो तो उसके अंदर भी। चलो तो क्या प्रिंट होगा, 354545, ठीक। अगर मान लो किसी फंक्शन को कॉल कराना तो सिंपल आप फंक्शन जैसे कॉल कराते हो वैसे करा सकते हो, ठीक है। पर्सन डॉट और फंक्शन का नाम है फुल नेम, बस कॉल करा दो, एक्सेप्ट। और ये क्या प्रिंट हो गया, पवन, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स डॉट जेएस। देखो इस फाइल का काम हमारा हो गया,
तो इस फाइल को इस इंडेक्स वाले पेज से मैं हटा रहा हूँ और इस जगह में कौन सी फाइल लगाऊंगा, ये वाली ऑपरेटर्स में। तो अब सारा कोड में इसके अंदर लिखूँगा, ठीक है। तो अब इसका कोड रन नहीं होगा, बेसिकली ये कमेंट कर दिया मैंने इसके अंदर बात करके। तो ऑपरेटर होता क्या है, हाँ, ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म, नहीं, कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है, दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, अर्थमेटिक से मतलब नहीं है, सम स्पेसिफिक ऑपरेशन या टास्क, दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो ये होता है हमारा ऑपरेटर, ठीक। और जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है या काम किया जा रहा है वो क्या होता है, ऑपरेंड, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, व्हाट इज ऑपरेंड एंड व्हाट इज ऑपरेटर। बात करते हैं ऑपरेटर कितने टाइप के हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अब मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूं तो देखो, सब लोग पढ़ के आए ना, प्लस माइनस सबको पता है ना कि माइनस क्या करता है, प्लस क्या करता है, मल्टीप्लाई क्या करता है, डिवाइड क्या करता है ना, सबको पता है। तो थोड़ा सा फास्ट चलते, ठीक है। तो पहला है हमारा प्लस, इसका काम है एडिशन, क्या है, एडिशन। दूसरा है हमारा माइनस, इसका काम क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तीसरा है मल्टीप्लाई, इसका काम मल्टीप्लिकेशन का। इसके बाद हमारे पास में है स्लैश, बेसिकली ये यूज होता है डिवाइड करने के लिए, किसके लिए, डिवाइड करने के लिए। एक है परसेंटेज, परसेंटेज को बेसिकली बोलते हैं मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मॉड्यूलस है ना। और इसका काम है, ये हमें रिमाइंडर देता है, क्या देता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल, हिंदी में कहा जाए तो क्या देता है, शेषफल। दो होते हैं ना, भागफल और शेषफल, अगर हिंदी में पढ़े हो तो ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब हो गया शेषफल। अब देखते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे तो मैं दो ऑपरेटर ले लेता हूँ, लेट ए इज टू 4 कॉमा लेट बी इज टू 7, ठीक है। तो पहले प्लस देख लेते हैं, तो यहाँ मैंने किया a प्लस बी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सबको पता 11 आएगा ना। माइनस किया तो -3, मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए की वैल्यू है 4 और बी की है 7, क्या आएगा, कितनी, 28, ठीक है। और अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पे जो भी आ रहा होगा वो आ जाएगा ना। अब बात आती है मॉड्यूलस की, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ 14 कर दूँ इसको, ठीक है, और यहाँ लिख दूँ परसेंटेज, तो पहले उसमें भाग दे के देखो कितनी बार तो पूरा जा रहा है और कितना शेष बच रहा है। तो कितनी बार जा रहा है पूरा, 2 बार, शेष कितना बच रहा है, 0, तो इसमें रिजल्ट क्या होगा, 0। और अगर इसकी वैल्यू 15 कर दूँ तो शेष क्या बचेगा, 1, तो 7 दूनी 14, दो बार तो पूरा चला गया और एक शेष बच गया। तो ये शेषफल देता है, बेसिकली जो बचता है वो रिमाइंडर देता है। अब अगर ये वैल्यू छोटी हो उससे, जैसे ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 7, तो क्या आएगा, हाँ 5 आएगा, तो 0 टाइम्स तो भाग जाएगा और शेष में क्या बचेगा, वही संख्या जो अवेलेबल है, ठीक है। दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं वो हैं हमारे कौन से, देखो 4 हैं अपने पास में। एक तो कंपैरिजन,
या रिलेशनल, और एक असाइनमेंट के ऑपरेटर्स हैं और एक लॉजिकल है। ठीक है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और असाइनमेंट के ऑपरेटर क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। तो देखो जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं ना, ऊपर जितने भी पढ़े हैं, इन सब के आगे अगर बराबर साइन लगा दिया जाए तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं। इसमें एक ऑपरेटर और रह गया, वो है डबल स्टार। क्या है, डबल स्टार। ठीक है, और इस डबल स्टार को बोलते हैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। पावर वाला वो है। जैसे बात करें 3 की पावर 4, क्या रिजल्ट होगा इसका, हाँ बिल्कुल सही कैलकुलेशन, 81। तो जब पावर निकालनी हो किसी की तो हम क्या यूज़ करेंगे, डबल स्टार। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है। अब यहाँ हम असाइनमेंट के ऑपरेटर्स देख लेते हैं। पहला ऑपरेटर तो हमें पता है, इक्वल। इसका काम क्या है, असाइन करने का, असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा है प्लस इक्वल। ठीक, इसका काम क्या है, फर्स्ट ऐड एंड देन असाइन, असाइन। ठीक है, तो पहले ऐड करेगा। अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ a प्लस इक्वल 3, तो देखो जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है ना, वैल्यू तो इसी को असाइन होगी। इसको मान के चलो, इसका मतलब है a बराबर a प्लस 3। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। बिल्कुल सही। तो ये उसको जोड़ता है, देन उसको असाइन कर देता है। ठीक है, बाकी सबका सेम है। जैसे a माइनस इक्वल 5, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये लिख देता हूँ। सिंपल, पहले जैसे ऊपर क्या था वैसे यहाँ करना है। क्या होगी, कितनी, बिल्कुल गलत। हाँ, और कोई, 2 भी गलत है, 0 भी गलत है। हाँ, तो देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी हो चुकी है 8। क्या हो चुकी है, 8। तो अब 8 में से कितना घटाएंगे, 5, तो 3, और 3 इज ये इसको असाइन कर देगा। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, 3 है। कौन कौन से, एक तो ये माइनस इक्वल है, और उस हिसाब से मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है, और ये डिवाइड इक्वल, ठीक है, और ये अपना मॉड्यूलस। बस जो ऑपरेटर लगा हुआ पहले वो टास्क परफॉर्म करना, और जो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन कर देना। अभी मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। ए की वैल्यू 5 ही है ना, क्या है, 5 ही है। तो हम लास्ट वाला चेक करते हैं, तो चेक ही कर लेते हैं पहले। तो ए परसेंटेज इक्वल 2, और अब बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू होगी 1। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि पहले इसका मॉड्यूलस निकालेगा। मॉड्यूलस कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, उस 1 को असाइन कर देगा, बस खत्म बात। हो गए सारे। कौन से थे ये ऑपरेटर, असाइनमेंट के। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन या रिलेशनल। कौन से, कंपैरिजन या रिलेशनल, और रिलेशनल, रिलेशनल। ठीक,
तो ये क्या करते हैं, कंपेयर टू वैल्यूज, कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न बूलियन। मतलब दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि ये सही है या गलत है। सही है तो ट्रू आएगा और गलत है तो फॉल्स आएगा, सिंपल। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो यही है, ये ऑब्जेक्ट। इसका क्या चेक करने का काम है, इक्वल चेक करता है। क्या करता है, इक्वल चेक करता है। चेक कर लेते हैं, 5 इक्वल इक्वल 6, सही है गलत है, क्या रिजल्ट होगा इसका, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 4 6 के बराबर नहीं है ना। ठीक, तो ये हमारा इक्वल चेक करता है। दूसरा वाला जो है वो करता है नॉट इक्वल चेक। जैसे कंसोल डॉट लॉग 6 नॉट इक्वल, इसका रिजल्ट क्या होगा, बराबर नहीं है तो ट्रू, बराबर है तो भाई, तो खाली ये चेक कर रहा है बराबर नहीं है बस। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला तो सबको पता ही होगा, ये कौन सा साइन है, जोर से बोलो आवाज़ तो आ यहाँ तक, ग्रेटर देन। तो ये है ग्रेटर देन, और ये कौन सा है, ये कौन सा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन। ठीक, देखते हैं। अब अगर मान लो 5 इज ग्रेटर देन 8, सही है गलत है, गलत ही है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, मतलब 1.5 घंटे पढ़ते पढ़ते बुद्धि चौक हो गई, ऐसा दिमाग चौक हो गया 1.5 घंटे में, क्या। चलो कोई बात नहीं है ना, ध्यान तो सब लोग इधर है। अगर चाहिए तो भले पानी वानी मार के आ जाओ घर में, ठीक है, आराम से जग के आ जाओ, नींद आ रही हो किसी को तो। ठीक है, तो ग्रेटर देन चेक करेगा लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है या नहीं है। ठीक है, बस बेसिकली ये चेक कर लेना कि ये कौन सी साइड ओपन हो रहा है। जो एंगुलर ब्रैकेट्स है ना इस तरीके से होते हैं, तो जिस साइड ओपन हो रहा है उस साइड अगर बड़ी वैल्यू है तो ठीक है, ये साइन बताता है अपने आप में कौन सी साइड में बड़ा है। अगर ये कंडीशन ठीक बैठ रही है उस साइड बड़ा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब सिंपल
इसको चेक करें यहाँ, देखो कौन सी साइड बड़ा है, ये वाला ओपन किस साइड में हो रहा है एंगुलर ब्रैकेट, इधर की तरफ राइट साइड में, तो राइट साइड में बड़ी होनी चाहिए, तो क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा ना, बस यही चेक करना है। अब यहाँ इक्वल टू लगाते तो ये दो कंडीशनें चेक करता है, एक तो इधर की साइड बड़ी चेक करेगा, प्लस में अगर बराबर है तो भी ट्रू दे देगा, ठीक है। और ये जो है इसका अपोजिट है, ये इधर की तरफ बड़ी चेक करेगा, प्लस अगर बराबर होगी तो भी दे देगा, ठीक है। बराबर भी चेक करेगा और ग्रेटर देन भी चेक करेगा, ठीक है, हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है अपना, हाँ इसमें एक चीज़ और होती है, ये भी देख लो, ट्रिपल इक्वल, क्या है ट्रिपल इक्वल, ये क्या करता है, स्ट्रिक्टली चेक करता है, स्ट्रिक्ट चेक, नाम कुछ नहीं है इसका, सोचो कि स्ट्रिक्ट चेक नाम है, चेक वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप। ये वैल्यू भी देखता है प्लस में डेटा टाइप भी देखता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कोएडिशन, ठीक है, या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, जिसमें क्या होता है कि कई बार जावास्क्रिप्ट सहूलियत के हिसाब से जैसा उसको लगता है उस हिसाब से वो टाइप्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जैसे आप अगर नंबर और स्ट्रिंग को जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो उनको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करके और स्ट्रिंग बना देगी, दोनों को जोड़ के, नंबर को नंबर नहीं रखेगी। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हो एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग को एक नंबर से, तो वो उन दोनों को वास्तव में मल्टीप्लाई कर देगी, है ना, भले ही वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है, बट न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो वो चेंज कर देती है, पढ़ेंगे आगे देखेंगे। बट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, जहाँ कुछ टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कुछ हम देखेंगे, कुछ आप धीरे 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 देखते समझ जाओगे कि यहाँ क्या हो रहा है ना। अच्छा, डिस्कस करते हैं आगे। अब इसका काम क्या है, जैसे आपने 5 इक्वल इक्वल 5 चेक किया, क्या चेक किया, देखो एक तो है नंबर और एक है स्ट्रिंग। तो जब यह चेक कर रहा होता है तो ये क्या करता है, बेसिकली इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और फिर चेक करता है, तो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू, ठीक है। अगर मैं सेम केस की बात करूँ, लेकिन अब यहाँ जो है वो 3 इक्वल है, क्या है 3 इक्वल, अब ये इसको कन्वर्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो एक नंबर हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आया, बस इतना सा सिंपल है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा वो नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एक तो है लॉजिकल एंड, सिंबल क्या है इसका, 2 बार एम्परसेंड। दूसरा कौन सा है, लॉजिकल और, इसका सिंबल कौन सा है, 2 बार पाइप सिंबल है ना, तो ये पाइप वाला आपको बैक स्पेस के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और जो बैक स्लैश है उसके साथ ही होता है, शिफ्ट दबा के आप बैक स्लैश दबाओगे तो ये आएगा ना। तीसरा है लॉजिकल नॉट, और इसका सिंबल क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है ना, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, अब
ये भी कंपेयर करते हैं, ये करते हैं दो बूलियंस को कंपेयर, किसको? बूलियंस, या फिर दो कंडीशन, ठीक है, बूलियंस को, या फिर दो कंडीशन जो बूलियन रिटर्न कर रही हैं, ठीक है। कंपेयर टू बूलियंस और कंडीशंस, और कंडीशन वो जो बूलियन रिटर्न कर रही है, पहले बता रहा हूँ मैं ना। तो कंपेयर टू बूलियंस एंड रिटर्न बूलियन, क्लियर? दो बूलियंस को कंपेयर करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे? बूलियन ही इनका रिजल्ट होगा हमेशा ना, क्या होगा? रिजल्ट। चेक। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल एंड। अब देखो लॉजिकल एंड जो है उसके लेफ्ट साइड कुछ होगा, उसके राइट साइड कुछ होगा, है ना। चलो मान लो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, क्या है? तो उस केस में ये ट्रू देगा, बाकी सब कंडीशंस में फॉल्स देगा, ठीक है। इफ both sides of logical and are, इसको कोट्स में लिखो, ठीक है, लॉजिकल एंड आर, then it returns clear. if both sides मतलब एक लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी, दोनों साइड अगर ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा? else it returns false, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, else it return false, क्लियर? तो ठीक है, चर्चा करते हैं। ट्रू एंड रिजल्ट क्या होगा? अंकित रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा इसका, ऊपर वाली लाइन का? ट्रू, क्यों? तो ध्यान कहाँ है? ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन जिसमें लिखा हुआ है कि अगर दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में ट्रू हो तो ही ट्रू होगा, और सारी कंडीशंस में फॉल्स होगा। सोचना ही नहीं है, सिंपल है ना भाई, दोनों तरफ ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज सारी फॉल्स। तो फर्स्ट का रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या होगा और सेकंड वाले का? क्लियर? इसमें से केवल एक ही कंडीशन ट्रू की है, वो कौन सी है? केवल एक ही कंडीशन ट्रू की है, वो कौन सी है? ये, और कोई सी ट्रू नहीं है। ये लिखा तो है कि दोनों साइड अगर ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब तो फॉल्स है। बाकी कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों साइड फॉल्स हो, एक साइड फॉल्स हो, ठीक है। बस ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है।
ये बहुत काम आते हैं, तो ये तो अपने दिमाग में बैठा ही लेना। ठीक, समझ में आ गया? बस एक चीज़ याद रखनी है सिंपल, कि क्या दोनों तरफ ट्रू है या नहीं है। अब लॉजिकल और इसमें क्या है, इफ आइदर साइड, या फिर मैं कहूँ कि एनी साइड, ठीक है, इफ एनी साइड इज ट्रू देन इट रिटर्न्स, ठीक है। अगर कोई सी भी साइड ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा ये? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कोई सी भी साइड ट्रू है तो एल्स इट रिटर्न्स। ठीक, बस इतना सा ही तो है। लगा देते हैं, ठीक है। और इनको भी मैं हटा देता हूँ कि वहाँ से। अब बताओ पहले वाले का रिजल्ट क्या होगा? पहले वाले का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। क्यों होगा? एक साइड ट्रू है। दूसरे वाले का क्यों? हाँ, हमें तो ट्रू चाहिए था, मिल गया। तीसरे वाले का फॉल्स। क्यों? कोई सी साइड ट्रू नहीं है, बस। तो ठीक है, क्लियर? लॉजिकल नॉट। चलो इसको देखते हैं। ये कुछ नहीं करता, रिवर्स द रिजल्ट। रिजल्ट को रिवर्स कैसे करता है? अगर ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो false। समझ में आया ना? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। बस रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा जो भी रिजल्ट है उसका। अब दूसरी चीज, इसका क्या आएगा? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? करके देख लो पूरा का पूरा, एक बार सारे ऑपरेटर्स करके देख लो। होते तो बहुत हैं, अभी तो यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं, तो पहुंचेंगे जब पढ़ेंगे उनको, अभी तो कैसे पढ़ लेंगे। मैं चैट में भेज देता हूँ।